नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो ऑल द वे फ्रॉम दुबई यहाँ आए हैं। और ये सेम लाइन यानी कि रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी सालों से एक्टिव हैं और बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर ले जा चुके हैं दुबई के अंदर। और हमारे देश का काफ़ी पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर चुके हैं और जिन्होंने किया है उनको बहुत सारे प्रॉफिट दिला चुके हैं। तो गुड फॉर ये जो काम कर रहे हैं इन्वेस्टर्स है। और अभी भी ये पंजाब आए हुए थे और लुधियाना में इनकी एक इवेंट थी जहाँ पे इन्वेस्टर मीट रखा हुआ था और बहुत से लोग वहाँ पे इनको मिलकर और फिर फाइनली चेक देकर गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पता लगे कि कैसे आप दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, क्या रिटर्न्स हैं, क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या वहाँ पे परमिशन मिलेंगी। तो ये सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। व्हाट इज योर नेम प्लीज? हाय, मेरा नाम स्वाति है। मैं वैसे कोलकाता की रहने वाली हूँ, पर पिछले 5 सालों से मैं दुबई में ही रहती हूँ और 5 सालों से मैं रियल एस्टेट में ही हूँ। तो हमारे इवेंट्स रहते हैं जो हम इंडिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका वगैरह में जाकर के करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। बिकॉज इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो दुबई में काफी ज्यादा है। तो जो सवाल फर्स्ट है मेरा कि कौन इंडिया से परचेज कर सकता है फॉरेन में? इंडिया से कोई भी परचेज कर सकता है। इज देयर एनी गाइडेंस कि कोई बंदा माइनर हो या मेजर हो या उसके पास कोई इनकम टैक्स रिटर्न हो तो ही कर सकता है? नहीं, 18 इयर्स अबव जो भी है वो सारे जन परचेज कर सकते हैं। पासपोर्ट होना इम्पोर्टेंट। पासपोर्ट होना इम्पोर्टेंट। पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हो। तो प्रोसेस क्या रहता है कि हम डायरेक्टली जाके जेब में पैसे ले गए और वहां जाके पैसे दे दिए, या कोई और प्रोसेस है कि इंडिया से हमें एक नंबर में पहले कंपनी खोलनी पड़ेगी, फिर यहाँ से फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी? आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, सिर्फ पासपोर्ट कॉपी। और ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन होती है अपने पास, कार्ड पेमेंट होती है, लिंक होती है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो एक बड़ी समस्या है इंडिया में कि हमारे पास पैसा तो है लेकिन अकाउंट में नहीं है, कैश इन हैंड है। तो वो समस्या का भी हल पॉसिबल है? मैं पूरा नहीं पूछूंगा कैसे है, लेकिन पॉसिबल है। कैश इन हैंड नॉर्मली हम नहीं करते बिकॉज ये हैज टू गो इन अकाउंट। मतलब आप कोई भी मीडियम से दे सकते हो, आप चेक दे सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हो और आप बैंक अकाउंट लिंक में जाकर के नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फंड को इंडिया से बाहर लेके जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको 2% 3% हम ट्रांसफर फीस देनी पड़ती है। तो इस केस में भी देनी पड़ती है? ये तो लीगल है तो आपको वो तो देनी ही पड़ेगी जब भी ट्रांजैक्शन। वो कितनी है अभी आपकी नॉलेज में है कि कितना %? डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ट्रांजैक्शन नॉर्मली ट्रांजैक्शन फी नहीं रहती है, नॉर्मली जो रेट है एक्सचेंज की फीस रहती है उतनी ही फी रहती है। आपकी रिटर्न आप टैक्स कब भरते हो? जब आप प्रॉपर्टी पे को रेंट पे देते हो, तब जो रेंट आ रहा है ना उस पे आप जब वो कैश इंडिया लेकर के आ रहे हो, जब वो पैसे इंडिया ट्रांसफर होते हैं तो उस पे टैक्स करता है। रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल शुरू किया था कि आपको अगर फंड ट्रांसफर करना है इंडिया से आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी, तो आपको आरबीआई को 2% ट्रांसफर चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा करके कुछ क्लॉज था। क्या वो क्लॉज इस पे एप्लीकेबल है, इस इन्वेस्टमेंट पे? एज फार एज आई नो देयर इज जस्ट एक्सचेंज रेट विच हैज बीन गोइंग ऑन। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। खाली एक्सचेंज रेट है जो हमें ये डॉलर में पेमेंट करनी है, यूएस डॉलर में? नहीं, एईडी में, दिरहम में पेमेंट करनी है। तो वो जो एक्सचेंज रेट रहता है वो डिपेंडिंग अपॉन बैंक डिफरेंट डिफरेंट रेट्स रहते हैं। अब वो रेट तो ये दुबई के जो दराम है? हाँ जी, दुबई के दिरहम। दुबई के जो दराम है एईडी जिसको बोलते हैं, हाँ जी, अरब अमीरात दिरहम। हाँ जी, इमराती दिरहम। उसके अंदर क्या भी एक्सचेंज रेट चल रहा है? अभी 22.35 है एज ऑफ नाउ। कल 22.35 था। 22.35 रेट चल रहा है कि यानी कि एक दराम जो है वो इंडिया का 22.3 जो इंडियन रुपीस है उसके बराबर है और उसके हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। तो जब हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडियन बंदा कोई दुबई में इन्वेस्ट करता है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है, जो प्रॉपर्टी लेता है, क्या उसको लीज पे मिलती है या उसकी ओनरशिप होती है? नहीं, इसकी ओनरशिप होती है। जैसे अपने नॉर्मली इंडिया में रहती है कि आप अपने वंशजों को वो पास ऑन कर सकते हो, वैसे 100% फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहती है और जो जिस बंदे ने ली है, कल को उसके जो लीगल हायर्स हैं, जो उसके वारिस हैं, कानूनी वारिस, उन सबके नाम पे भी ट्रांसफर हो जाएगी जैसे इंडिया में होती है सिमिलरली।
और दुबई में वैसे दो टाइप की प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड और फ्री होल्ड। तो आप जब खरीद रहे हैं आप ध्यान रखें कि आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदें, अच्छा, तो कि आपकी ताकि पुश्तों को भी आप वो फॉरवर्ड कर सके। तो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि अगर आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी लोगे तो आपकी फैमिली में आगे आफ्टर डेथ वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आगे जिस बंदे के नाम पे वो प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद उसके लीगल हायर के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ जी, तो लीज होल्ड इज बेसिकली फॉर 99 ईयर्स। 99 ईयर्स, हाँ जी। तो 99 ईयर्स की लीज पे भी वहां पे प्रॉपर्टी मिलती है। हाँ जी, लेकिन वो रीसेल करने में या रेंट करने में डाउन द लाइन प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक बंदा 10 साल यूज कर लिया, फिर 10 साल यूज कर लिए, तो 99 की लीज खत्म हो रही है। तो जब आप रीसेल करने जाते हो तो उतना अच्छा आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना अब आपको मेरा फ्री क्वेश्चन होल्ड है कि मैं एक लेमैन हूँ और मेरे को क्या पता लगेगा कि जो प्रॉपर्टी आगे बंदा मेरे को सेल कर रहा है वो मिलता है। 99 लीज होल्ड पे है या फ्री होल्ड पे है। आप चेक करोगे, आप उसी टाइम पूछोगे कि फ्री होल्ड है लीज नहीं, होल्ड है। पूछना तो एक डिफरेंट चीज है। मैं हाउ डू आई वेरीफाई कि इस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है कहीं? हाँ जी, डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। जो आपकी सेल्स ऑफर जनरेट होती है, जब आप कुछ भी पेमेंट करते हो उससे पहले एक सेल्स ऑफर आती है जो आपको डेवलपर के पास से मिलती है, जिसमें आपका लेआउट, यूनिट नंबर, पेमेंट प्लान सब कुछ लिखा होता है। उसमें फ्री होल्ड मेंशन होता है। फ्री नॉर्मली होल्ड में क्या होता ये है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और बट 90% ऑफ प्रॉपर्टी इन दुबई इज फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड है। हाँ जी। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी चिट फंड कंपनियां बनी जिन्होंने ये सपने दिखाए कि जी यहाँ ये घर बनेगा, यहाँ ये फ्लैट बनेगा, और लोगों से पैसा लिया और आज वो भाग के दुबई बैठे हुए हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ का, हाँ जी। मैं कैमरे पे उनका नाम भी ले देता हूँ। एस जीबीपी ग्रुप उनका नाम है, और उनके जो ओनर है इस समय दुबई में आराम से बैठे हैं और लोगों के फोन उठा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। यहाँ लोग उनको ढूंढ रहे हैं यहाँ कोर्ट में अच्छा। टू कम हाँ प्रोग्रेस, हाँ जी। एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ इन सिटिंग दुबई। तो अगर ये चीज यहाँ हो सकती है तो कोई बंदा अगर सपोज किसी कंपनी ने यहाँ प्रेजेंटेशन दी और यहाँ के बंदे ने उसको फंड ट्रांसफर कर दिया, बुकिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, बाद में पता लगा वो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वहां तो उनका टेम्पररी ऑफिस था। तो एक बंदा अगर यहाँ रहकर फाइट नहीं कर पा रहा तो एक आउट ऑफ कंट्री कैसे फाइट करेगा उस पैसे को वापस लेने में? देखिए, इसमें 3 पॉइंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, दुबई इज अ मोनार्की कंट्री, तो वहाँ पे राजा है। सो वो सारी चीज को ही हैज टू मेक श्योर कि सारा कुछ अकॉर्डिंगली चले, क्योंकि दुबई की मेन इनकम अभी जो आ रही है वो टूरिज्म और रियल एस्टेट से आ रही है। बिल्कुल सही बात है। ओके। सेकेंड पॉइंट, आप जब पैसे देते हो, आप सपोज एक डेवलपर को पैसे दे रहे हो, आप डेवलपर के अकाउंट में पैसे नहीं देते हो, आप एस्क्रो अकाउंट में पैसे देते हो। सपोज XYZ डेवलपर है, XYZ एस्क्रो अकाउंट है। जब भी कोई भी आपसे पेमेंट ले रहा है एस्क्रो अकाउंट में ही जाता है, विच इज गवर्न्ड बाय दुबई गवर्नमेंट इटसेल्फ। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आगे चलती जाती है वैसे वैसे दुबई गवर्नमेंट उस अकाउंट से निकाल करके डेवलपर को पैसे देती है। तो आपका पैसा दुबई गवर्नमेंट के पास जा रहा है एज अ सेफ गार्डियन। दे आर द तो टेकिंग केयर जब ऑफ हम योर फंड ट्रांसफर करते हैं तो जब जो अकाउंट का नाम आता है जैसे हाँ जी। ABCD डेवलपर, तो हाउ डू आई नो कि वो एस्क्रो अकाउंट है या नॉर्मल अकाउंट है? उसमें लिखा रहता है, बीच में एस्क्रो अकाउंट लिखा रहेगा। लिखा रहेगा। लिखा रहेगा, Right. हमेशा एस्क्रो अकाउंट लिखा तो रहेगा। जब भी आप कहीं कोई आपको इन्वेस्ट की ऑफर आए दुबई से या कहीं फॉरेन से, अगर वहां पे एस्क्रो अकाउंट नंबर जो देंगे उसके नीचे एस्क्रो अकाउंट नंबर दिया जाता है, तो अगर वो हो तो ही आप उसमें पेमेंट करें, अदरवाइज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कल को ग्रहण लग सकता है। तो एक और पॉइंट था, सॉरी जी, और जब आप देते हो पेमेंट, कितना भी पेमेंट हो, 5%, 10%, 15%, जो भी डाउन पेमेंट रहता है, उसके साथ आपसे 4% लिया जाता है DLD का, दुबई लैंड डिपार्टमेंट फी। इंडिया में कैसे रहता है कि रजिस्ट्रेशन हैंडओवर पे होती है, जब आपको प्रॉपर्टी मिलती है तब। दुबई में हैंडओवर से पहले होता है रजिस्ट्रेशन। दुबई में जब आप फर्स्ट डाउन पेमेंट देते हो तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है दुबई लैंड डिपार्टमेंट के पास 4% फी के साथ, जिसकी आपको एक ओपूत कॉपी आती है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है, जो अभी बनी भी नहीं है। बहुत अच्छी बात मैम ने बताई कि जब हम दुबई में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब हम फर्स्ट पेमेंट करते हैं तो उसके साथ ही पहले हमारी रजिस्ट्री हो जाती है कि भाई ये जो चीज बनने वाली है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो चुकी है, अब खाली आपको पोजेशन मिलना है। हाँ जी। I'm right? हाँ, और बाकी पेमेंट करते करते फिर आपको पोजेशन मिलेगा। पोजेशन के बाद आपकी टाइटल डीड आएगी। पोजेशन के बाद आपकी टाइटल डीड आएगी, या जिसको हम रजिस्ट्री का प्रिंट डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो लास्ट में आएगा जब हम फुल पेमेंट करते हैं। हाँ ऐसे जी। ही? हाँ जी। तो बहुत अच्छी चीज है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका बजट, हम पूछते हैं आप कितना है मैम, बजट कितना इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट बजट बेसिकली 350,000 है, 70 लाख अप्रोक्सीमेटली INR में, डिपेंडिंग अपॉन द रेट। बट अगर आपको अच्छे लोकेशन पे चाहिए, मेन पीक लोकेशन पे, जो 3-4 लोकेशन है जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि टूरिस्ट आते हैं उस लोकेशन पे, ज्यादा बिजनेस वाले लोग ज्यादा आते हैं, तो वहां पे हमारे पास स्टार्टिंग 1.6 CR से है।
1.6 से। हाँ जी। तो मिनिमम आपको 70 लाख से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी लोकेशन लेनी है जहां पे आपको कुल बेनिफिट भी हो तो आपको 1.6 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपका इतना बजट है तो दुबई इज ए सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। जैसे मैम ने बताया, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बहुत टफ हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी कराए जाते हैं। ये नहीं है कि रूल तो बहुत हमारे देश में बहुत बढ़िया है लेकिन वो फॉलो नहीं कराए जाते। तो वहाँ पे राजा का राज है, इसीलिए वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है और रूल्स एथिकली फॉलो कराए जाते हैं। तो मैम इसके बाद आता है कि अगर मैंने सपोज इन्वेस्टमेंट कर दी 1,60,00,000 रुपीज़, अब उसके अंदर मेरे को मिलेगा क्या, रिटर्न क्या मिलेगी, क्या मेरे को वेट करना पड़ेगा एप्रिसिएशन के लिए या मेरे को कुछ और से रीसेल के बाद पैसा मिलेगा या रेंटल इनकम आएगी? हाँ जी, आपने सही बोला। दो टाइप की इनकम होती है नॉर्मली। एक होती है रेंटल इनकम, दूसरी होती है अपनी कैपिटल अप्रिसिएशन जी। सो अगर हम कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करें तो 30% टू 70% नॉर्मली अपने को मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी। लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको एप्रिसिएशन के चार्जेस ज्यादा होते हैं क्योंकि लॉन्च प्राइसेस कम होती है और जैसे जैसे वो हैंडओवर के पास आते हैं वैसे वैसे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ती जाती है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट में आपको जो बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो आपको रेट एप्रिसिएशन के साथ मिलेगा क्योंकि अभी वो लॉन्चिंग प्राइस आपको मिल रहा है। फिनिशिंग प्राइस जो होगी उसकी ज्यादा होगी और तब जाके ये किसी और को सेल होगी और उसका प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएगा। हाँ, और दूसरी टाइप की जो अपनी इनकम होती है वो ROI हम बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम। सो रेंटल इनकम देयर स्टार्ट्स फ्रॉम 8%, इट कैन गो अप टू 15% ऑल्सो। 8 से 15 के बीच में रहती है, बट आप किस मॉडल पे डाल रहे हो अपना अपार्टमेंट रेंट पे, उस पर भी डिपेंड करता है। फिलहाल सबसे बेटर ऑप्शन अगर हम रेजिडेंशियल में जाएं या कमर्शियल में जाएं तो सबसे एज पर योर एक्सपर्टीज और तुम्हारा आपका जो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप क्या रिकमेंड करोगे कि बंदे को कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल में करनी चाहिए, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने स्पेसिफिकली? रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड करूंगी आप रेजिडेंशियल पे करो, बट आप अच्छे लोकेशन पे करो। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लोकेशन। आपकी अगर लोकेशन अच्छी है तो कुछ भी हो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू अच्छी ही रहेगी। जैसे अभी आपने एक ROI की बात करी, अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सपोज हमने 1,60,70,00,000 की ली है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उसका एवरेज क्या पर मंथ हमें रेंट आ सकता है? अगर हम मैंने आपको जो भी सजेस्ट किया था 1.6 किया थी, उसका रेंट अप्रोक्सीमेटली 90,000 अभी तो बिजल पे शो हो रहा है, ऑनलाइन अभी दिखा रहा है पर ईयर 90,000 दिरहम, जो कि होता है 18 लाख के आसपास। 18 लाख तो 1 लाख बेसिकली 1.5 लाख के आसपास रुपया मंथली पर इनकम मंथ नॉर्मली आ जाती है अगर आपका लोकेशन सही है तो। ये और ये मैं ईयरली इनकम की बात कर रही हूँ। ईयरली इनकम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि हमारा जो अपार्टमेंट है वो 1 साल के अंदर 3 महीने खाली रहा और 9 महीने चढ़ा रहा। इसमें 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट, हम जो ईयरली मैंने बताया आपको वो साल का रेंट जाता है तो उसका रेंट एग्रीमेंट बनता है। इजारी बोल के कॉन्ट्रैक्ट होती है जो दुबई गवर्नमेंट के साथ अगेन साइन करते हैं। उसमें हम डिपॉजिट चेक भी लेते हैं और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि सामने वाला बंदा 1 साल तक रहने वाला है और अगर वो नहीं रहा तो उसकी पेनल्टी लगती है। ओके, तो रेंटल में यहाँ थोड़ी और सेफ्टी मैम ने बताया कि सेफ्टी है कि अगर आपका अपने रेंट पे प्रॉपर्टी देनी है तो रेंटल एग्रीमेंट है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, यानी कि उसमें भी विटनेस जो होती है या गवाही सरकार की होती है ताकि चीज लीगली तरीके से रहे। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, हम चेक पहले ले लेते हैं। अगर आप में से 1 साल के लिए रेंट पे प्रॉपर्टी ले रहे हो तो डिपेंड करता है, मैं 1 चेक 2 चेक या 4 चेक्स या 12 चेक मैं आपसे पहले ले लीजिए एडवांस चेक। और वो चेक दुबई में गवर्नमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, तो अगर वो चेक बाउंस होता है तो आप बेसिकली पुलिस की नजरों में आ जाते हो, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। तो इसलिए लैंडलॉर्ड का जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत सेफ है। तो बहुत ये बात हमें पता थी लेकिन फिर भी मैम ने कंफर्म कर दिया उसको कि अगर आपका चेक बाउंस होता है दुबई के अंदर तो आपके ऊपर लीगल एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है और कई बार तो हमने ये देखा कि बंदों को डिपोर्ट भी किया जाता है ऐसी चीजों की वजह से। हाँ जी। और अभी बात आती है कि इमिग्रेशन का प्रोसेस, जैसे दुबई में फॉरेनर को PR नहीं मिलती है, चाहे आप 20 साल वहां पे काम कर लो लेकिन फाइनली आपको वापस अपनी कंट्री में जाना ही पड़ता है, क्या ये सही बात है? PR नहीं मिलती है बट वापस जाना पड़ता है, ऐसा सीन नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली दुबई गवर्नमेंट ने निकाला है। पहले हमें गोल्डन वीजा 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद मिलता था, अभी 18 अप्रैल से उन्होंने 4 करोड़ कर दिया।
तो नॉर्मली तो प्रॉपर्टी अगर कोई भी अच्छी आप ले रहे हो तो 4 करोड़ से ऊपर की ही आती है, राइट। मैंने आपको अपनी 1.6 की बताई, 2 या 3 यूनिट भी लिया तो 4 करोड़ की हो ही जाती है। तो आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, 10 साल का गोल्डन वीजा है तो और वो गोल्डन वीजा रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल है। तो ये गोल्डन वीजे का फायदा क्या हुआ? नॉर्मली अगर हमने एक वीजा है सपोज, तो उसके वो एक्सटेंशन तो वैसे भी करा सकते हैं। हाँ जी। नॉर्मल जो वीजा होता है टूरिस्ट वीजा ही होता है या बिजनेस वीजा होता है? हाँ, टूरिस्ट वीजा या फिर इन्वेस्टर वीजा होता है। इन्वेस्टर वीजा हाँ होता है। जी, तो इन्वेस्टर वीजा आपका 3 इयर्स का रहता है, वो भी रिन्यूएबल रहता है। तो उसके लिए आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है इन्वेस्टर वीजा के 1.5 लिए? करोड़ 1.5 करोड़ के लिए। तो अगर आप 1.5 करोड़ रुपया लगाते हैं तो आपको इन्वेस्टर वीजा मिलेगा 3 साल का, और गोल्डन वीजा 4 करोड़ पे है, वो मिलेगा 10 साल 10 का। साल के लिए। और वो दोनों वीजे जो हैं वो रिन्यूएबल हैं, आप उसको आगे रिन्यू करा सकते हैं। Am I right? हाँ जी, और गोल्डन वीजा में ये प्रॉफिट है कि आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। आपकी फैमिली साथ में रह सकती है आपकी। आप फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, मतलब आपके वीजा पे आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने ओके, वाइफ को, अपने बच्चों को, दे कैन अपने आल्सो पेरेंट्स स्टे को। विद यू हाँ, फॉर 10 years। या मतलब आप। ओके, तो ये अच्छी बात कही। अब दूसरी बात आती है कि मैंने आपसे या आप जैसी किसी कंपनी से एक प्रॉपर्टी बाय कर ली ना, वो अंडर पोजेशन प्रॉपर्टी थी, हाँ जी। अभी उसका पोजेशन नहीं हुआ था, लॉन्चिंग प्राइस थी, अभी बिल्डिंग बनने में 2 साल लगने थे, 2 साल के बाद उसका, आज मैंने 100 रुपए की ली थी, 2 साल के बाद उसका 150 रुपये रेट होना था, यानी कि 50% मेरे को ROI आनी थी हाँ 2 साल के बाद। अब 2 साल हो गए, 2 साल के बाद अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो वट शुड आई डू एट दैट टाइम? मेरे को क्या करना चाहिए उस समय पे उसको बेचने के लिए? कहीं ये तो नहीं कि फिर मैं बाद में चक्कर लगाता रहूं, यहाँ से दुबई का वीजा लेके जाएं, वहां पे लोगों को बताएं सर मेरी प्रॉपर्टी है, प्लीज दे दो, और कोई बेचे ही ना, और फिर हम हवा में हो जाएं। हाँ जी, इसके लिए मैं और मेरी पूरी कंपनी दुबई में बैठी है, हम प्रॉपर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करते हैं। आपका रेंटल, रीसेल, वो सारा कुछ हम ही देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बेचा और उसके बाद फिर हम गायब हो गए हैं, क्योंकि there are like 78 people working in one company. We have rental department, we have leasing department, we have resale department, we have commercial department, and we have selling department also. तो what do you charge for that sale? We don't After charge anything for that. अगर आप आज मैं हमने आपसे प्रॉपर्टी बाय कर ली, हाँ जी। डेफिनेटली वी आर बाइंग फ्रॉम यू, तो यू विल नॉट चार्ज फ्रॉम अस, बट व्हेन आई एम गोइंग टू सेल दैट प्रॉपर्टी, तब क्या होगा? दुबई में रीसेल के टाइम पे जो बायर रहता है वो पे करता है, तो बायर पे करता है, बायर पे करता है हमेशा 2%। हाँ 2%, तो सेलर को नहीं पे करना होता। सेलर को नहीं तो pay ये एक करना। बहुत अच्छी चीज़ है, आप ध्यान में रखें कि अगर आपने दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर ली है और जब आप उसको सेल करने जाएंगे, तो इन जैसी ही बहुत सारी मैनेजमेंट कंपनियां आपको वहां पे ये सर्विस देंगी, एंड दे विल चार्ज नथिंग फ्रॉम यू, और दे विल चार्ज फ्रॉम बायर्स। तो खरीदार को पे करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में रजिस्ट्री खर्चा जो है वो खरीदार बियर करता है, ऐसे ही वहां पे जो कमीशन है वो खरीदार बियर करता है, ना कि सेलर। तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें आपकी हेल्प हो जाती है और आपको पे भी नहीं करना पड़ता। अब जो इनकम हमने वहां से जनरेट करी साल के अंदर, हमने 18 लाख, जो आपने बताया 18 लाख रुपया इंडिया का हमने किया, अब उस पे ऊपर हमें टैक्सेस क्या देने पड़ेंगे वहां पे? उसमें आई बिलीव 28% टैक्स है इनकम के ऊपर, जब वो इंडिया के अकाउंट में आता है तब। जब इंडिया के अकाउंट में आता है, अगर हम दुबई में रखा है उसको फिर तो टैक्स फ्री, दुबई इज 100% टैक्स फ्री। तो अगर वो पैसा हमने दुबई में ही रखा है और वहां पे ही खर्च लिया, उसको यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर वो पैसा हम इंडिया में लेके आएंगे तो 28% हाँ जी, टैक्स है उसके ऊपर। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्लैब यू आर इनटू। जैसे आपकी आईटीआर आप जब जमा कर रहे हो, अगर सपोज करो सिर्फ वही आपकी इनकम आ रही है और वो इनकम आप 6 लाख तक लेके आ रहे हो जो स्लैब्स पे आती है, तो वो भी आपकी टैक्स फ्री हो सकती है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 करोड़ जो बंदा इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली उसको 20% स्लैब पे तो होगा ही। हाँ जी। तो इन्होंने सही कहा कि आप 20% से ऊपर वाली स्लैब में ही आएंगे, क्योंकि अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं और आपकी और कोई इनकम नहीं है, आपको पेंशन नहीं है, देन यू कैन अवेल दैट इन वो एग्जाम्पशन के अंदर जो इंडिया का रूल है। अब बात आती है कि मान लीजिए मैंने प्लान करना है, मैं आपसे कन्विंस हो गया हूँ सब कुछ, और मेरे पास 2-2.5 करोड़ रुपया पड़ा भी हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं इन्वेस्ट कर लाऊं, तो सबसे पहले मेरे को टूरिस्ट वीजा लेके वहां पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो ही उस पर मैं डिसीजन करूंगा। इसमें भी ऑप्शन है, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं इंडिया में भी बाहर भी जो ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं, बट आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप एक बार आओ, देखो, उसके बाद खरीदो, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि आप क्या खरीदो, आपको पता लगता है। तो मान लीजिए मैंने अब इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली ये है कि जो बंदा इन्वेस्ट करेगा, अगर
वो 2-2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसके पास इतना पैसा तो होगा ही कि वो ट्रैवल करके वहाँ हाँ जाए, जी। अपनी फैमिली को लेके जाए, दिखाए। क्योंकि हिंदुस्तान में भी हमको प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले एक बंदा खुद जाता है, फिर उसके मम्मी पापा को जाता है, फिर 4 रिश्तेदारों को भी दिखाता है, देन उसको वो रजिस्ट्री कराते हैं। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे, रिश्तेदार को तो नहीं, खाली फैमिली तो बंदा ले ही सकता है, हाँ हस्बैंड जी। वाइफ को तो ले जा ही सकता है। तो अगर वो जाते हैं तो कितने दिन का प्लान करके जाएं कि आप ये सब कुछ उसको लीगल वेरिफिकेशन भी हो जाए और पेमेंट वाला प्रोसेस भी हो जाए और सब कुछ हो जाए, तो 3-4 दिन का तो आपके पास टाइम चाहिए होगा। 2 to 3 days आर मोर देन इनफ, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है। बेसिकली ये प्रोसेस 2 से 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी यहाँ से देख चुके हो, आप श्योर अपनी कैलकुलेशन कर चुके हो और आपने सिर्फ वहां आपको देखना है कि कहाँ लोकेशन है, आसपास क्या बना हुआ है और पहले वो डेवलपर क्या बना चुका है, वो आपने देखना है। अगर तो क्योंकि अगर आप पेमेंट ऑनलाइन होती है तो बिल्कुल आजकल 20 मिनट्स के अंदर वो ट्रांसफर हो जाती है बिल्कुल और हो जाती है, पासपोर्ट कॉपी चाहिए खाली। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप दुबई का वीज़ा हम लेते हैं टूरिज्म वाला, तो 7 दिन का अगर हम लेके चलते हैं तो 2 दिन मैक्सिमम इनके साथ स्पेंड करें और बाकी दिन आप अपनी लाइफ अपने जो साथ गए हैं उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी डाउट्स हमने इसमें क्लियर कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो स्क्रीन के ऊपर हमने नंबर छोड़ा हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और इस पे आप व्हाट्सएप पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं, तो मैम आपको कॉल करके उसकी और क्लैरिटी दे देंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।